जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें ये बात पता है कि मैं एक सब्जेक्ट की इंडिया पे इतने सारे हमले हुए, शायद ये कहना कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडिया दुनिया के उन रीजन्स में है जिस पे शायद सबसे ज़्यादा हमले हुए होंगे। तो अक्सर हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, या मैं एटलीस्ट पूछता हूँ, और मैं श्योर हूँ कि और लोग भी पूछते होंगे। मैं अक्सर कई बार ओशो का भी जिक्र करता हूँ इसमें कि इतने सारे लोग आए यहाँ पे और इंडिया जैसे बड़े देश के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। फ्रॉम जब से हमको नोन पता है आउटसाइडर के बारे में, तो आप पहला शायद ग्रीक फोर्सेस को कह सकते हो, अलेक्जेंडर की जो फोर्सेस थी, मैसेडोनियन वटेवर कि पहले, आई मीन जितना मुझे याद पड़ता है पहले वो रहे होंगे, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके हिसाब से, और लास्टली अंग्रेज़। तो इतने सारे लोग आए, इन्होंने कब्जा भी किया, इन्होंने मतलब लोकल फोर्सेस को हरा भी दिया। और हम अपने आप से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो एक बहुत बड़ा लैंड मास है, एक बहुत बड़ा जाइंट पूल ऑफ पीपल है। तो ये सब होने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि इन्वेडर्स आते भी थे और हमला भी करते थे और सफल भी हो जाते थे। जो मैं ओशो का रेफरेंस दे रहा था इसमें ये कि इस चीज़ के ऊपर इवन ओशो ने भी जिक्र किया हुआ है कि इतने सारे इन्वेडर्स आके आप पे हमला करके चले गए और आपने कुछ भी नहीं करा। ओशो के अगर स्टाइल में बोला जाए तो ओशो ने तो ये भी, उनका ये कहना था कि भाई अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ तो मर ही जाते, कि 40 करोड़ लोगों की लाशें देख के वो शायद भाग जाते, कि इस 40 करोड़ लोगों की मृत भूमि पे अब कौन शासन कर सकता है। तो आई मीन उन्होंने अपने कूल स्टाइल जो है उनका उसमें बताया था कि तुमसे कुछ ना हुआ तो मर ही जाते, इस तरीके से। सॉरी फॉर बैड इम्प्रेशन ऑफ ओशो, बट एनीवे, तो ये क्वेश्चन है जो मैं भी वंडर करता हूँ अपने आप से कि यार मतलब ऐसा कैसे हो गया कि जो भी आ रहा था वो जीतता चला जा रहा था, और लाइक इंडिया को इतने सारे इन्वेडर्स ने हरा दिया और कॉन्कर भी किया और राज भी किया उस पर। तो रिसेंटली मेरे माइंड में एक थ्योरी आई है इसके बारे में। इसको जो सैनिक होंगे या जो क्रिटिसाइज़ करना चाहें अगर, तो वो ये भी कह सकते हैं कि ये कोप है, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये कोप हो सकता है शायद, राइट, बट टेक्निकली ये सही है। अब एक टेक्निकली ठीक रीजनिंग को कोप कहना जायज़ है या नहीं है, ये फैसला आप लोग खुद करना। ये एक बड़ा ही सिंपल आंसर है। सिंपल आंसर ये है कि जितने भी इन्वेडर्स ने आउटसाइडर के तौर पे आके इंडिया पे हमला करके जीत गए, उनमें से किसी ने भी कभी इंडिया पे हमला नहीं किया। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इंडिया तो अंग्रेज़ों के बाद से इस कंट्री का नाम पड़ा, उससे पहले बड़ा नहीं। जो भी आप इसको कहना चाहो, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, जो भी आप इसे कहना चाहो, ये जो एंटिटी है, इस इंडिया, ये जो एंटिटी है, इसके ऊपर हमला करके आज तक कोई नहीं जीत पाया, ये मेरा मानना है। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। पहला इन्वेडर देख लो, अलेक्जेंडर आया था, ठीक है। लोग कहते हैं कि पोरस, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ, वैसे ग्रीक्स लोगों का कहना है कि पोरस से जीत गया था अलेक्जेंडर। हमारे यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो नहीं जीता था। अगर मान लेते हैं वो जीत भी गया था, तो पोरस पूरे इंडिया का किंग नहीं था। पोरस एक सर्टेन रीजन का, जो आज के टाइम पे मॉडर्न डे पंजाब में कहीं लाए करेगा, उस एरिया का किंग था। पहली बार अगर एंटायर इंडिया की को एज ए यूनिटी के तौर पे शक्ल में देखा जाए तो वो हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जब वही ग्रीक फोर्सेस, वही ग्रीक स्लैश मैसेडोनियन फोर्सेस हमसे डील कर रही थी, अब वो डील किस तरीके की होगी, एनिमोसिटी वाली, अग्रेशन वाली, या कैसी भी, तो उसका आंसर ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर, जो कि वन ऑफ द जनरल्स था अलेक्जेंडर का, जिसको कि उसके मरने के बाद जो ये ग्रेको बैक्टीरिया का जो एरिया था, जिसमें कि इंडिया तक के बॉर्डर का एरिया शामिल है, पूरा का पूरा आप ये लगा लो
वेस्ट एशिया से लेके इंडिया तक का जो ये एरिया था उनके अंडर में, ये उन अलेक्जेंडर का एक जनरल था। बेसिकली अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसका पूरा एम्पायर उसके डिफरेंट जनरल्स में डिवाइड हो गया। ये वाला एरिया जिस जनरल के अंडर आया उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जिसके नाम पे फिर उसका जो एम्पायर था उसका नाम सेलूसिडियन एम्पायर पड़ा। तो सेल्यूसिड आई थिंक व्हाटएवर जो भी है, मुझे कभी मेंटल लॉक लग जाता है ऐसी चीज़ों से। तो सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त की टर्म ऐसी थी, बीइंग द लीडर ऑफ लेट्स से द होल ऑफ इंडिया, कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त की शादी होती है और सेल्यूकस निकेटर को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं मौर्य एम्पायर की तरफ से, जो कि एक तरीके का इक्वालिटी पे बेस्ड रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिकली अचीव किया गया या क्रिएट किया गया या डिज़ाइन किया गया रिलेशनशिप दिखता है अपने आप में, राइट। एक तरीके की संधि, एक तरीके का पैक्ट दिखता है इस चीज़ में अपने आप में। ये था। और ग्रीक एम्पायर को आप कह सकते हो उस वक्त के कि यार वर्ल्ड पावर ही है वो अपने आप में उस टाइम पे। इवन अगर आप कभी जो ग्रीक एम्पायर था, जो मैसेडोनिया अलेक्जेंडर का जो एम्पायर था, उसका अगर आप मैप देखोगे और उसमें आप ये देखोगे कि जो हिस्सा सेल्यूकस निकेटर के अंडर आया वो एक बहुत बड़ा, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ एरिया था उस एम्पायर का। जो इजिप्ट था वो एक दूसरा, जिसके ख़ानदान से आगे फिर क्लियोपैट्रा, ये पी से कुछ नाम है भूलियो, पेटोमी या कुछ कहते हैं, प्लेटोमी या कुछ ऐसा नाम है, उस जनरल के अंडर गया। तो एनीवे ये एक एग्जांपल है। तो जो सेल्यूकस के अंडर जो एरिया आया, जो ये एशिया माइनर से लेके यहाँ तक का या वेस्ट एशिया से यहाँ तक का जो एरिया था, ये एरिया सबसे बड़ा था और ये अपने आप में उस वक्त की वन ऑफ द वर्ल्ड पावर थी। तो अपने वक्त की वर्ल्ड पावर के साथ इंडिया की जो एक होल एंटिटी जब वो बनती है तो उसका ये रिलेशन था, जो कि बिल्कुल पैरिटी पे है और इट्स काइंड ऑफ अ पैक्ट, ठीक है। इसके बाद कोई ऐसा हमला नहीं होता जब तक इंडिया एज अ होल रहता है, अप अंटिल फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी शुरू हो जाती है। दोबारा अगर आप किसी एक एंटिटी को बोलोगे जिसने दोबारा से इंडिया को टू सम एक्सटेंट इकट्ठा कर दिया था, वो था, आप कह सकते हो गुप्ता एम्पायर, जो 4th-5th सेंचुरी का है, जब हूणों वगैरह का आक्रमण हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन वगैरह जिसके किंग माने जाते हैं, जो कि गोल्डन एज माना जाता है इंडिया का। 4th-5th सेंचुरी के दौरान उस वक्त हंस का हमला होता है, जिसको हिंदी में हूण कहते हैं या इंग्लिश में हंस कहते हैं। तो उनका हमला होता है, वो ईस्ट सेंट्रल एशिया से होते हुए नीचे आके उन्होंने यहाँ पे हमला किया। बट जब तक वो लोग जीते तब तक इंडिया, पहली बात तो गुप्ता एम्पायर जो है उसको अगर आप उसका एरिया देखोगे तो वो 60% इंडिया भी नहीं बनता। और जब तक वो आए थे तब तक वो एम्पायर ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे चला गया था। बहुत सारे एरिया उनके हाथ में नहीं था, फ्रेगमेंटेड होकर छोटा, बेसिकली नॉर्थ इंडियन गैंजेटिक प्लेन के आसपास के एरिया में वो लोग रह गए थे। तब उन्होंने उन्हें डिफीट किया है। मैं वैसे अभी इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन सिमिलर टू व्हाट ब्रिटिश डिड टू मुगल्स, बट उस पर आते हैं अभी। उसके बाद टू सम एक्सटेंट पूरी टेरिटरी को इकट्ठा किया है दिल्ली सल्तनत ने, जो कि इनिशियल टर्की के एम्परर्स कह सकते हो आप, इंडिया के सुल्तान वगैरह जो भी ये होते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी से लेके बलबन के टाइम पे दुनिया की सुपर पावर शायद आप कह सकते हो। मंगोल एम्पायर, मंगोल्स ने हमला किया है इंडिया पे। कई लोग सोचते हैं कि मंगोल्स ने इंडिया पे हमला नहीं किया, नहीं भाई, मंगोल्स लाइक सेंचुरी प्रोलॉन्ग्ड ऑन सेंचुरीज लेवल का मंगोलों का इंडिया पे हमला होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको डेटर किया। उसके बाद इल्तुतमिश को शायद मौका नहीं मिला या उसने कुछ टैक्टफुली कोई डील कर ली थी उनके साथ। उसके बाद बलबन ने पता नहीं कितने ही हमले झेले हैं उसके। आई थिंक एक वन ऑफ द हमलों में उसका बेटा भी मर गया।
मारा जाता है लड़ाई के दौरान, जिसकी बाद बर्मन को बहुत ज़्यादा मेंटली शॉक हो गया था, लग गया था शॉक। तो इवन दो कि वो पूरा इंडिया नहीं था, इन सल्तनतों के अंडर 60% इंडिया था, बेसिकली नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया कुछ भी उनके अंडर नहीं था, पर फिर भी इन लोगों ने मंगोल जैसी सुपर पावर को होल्ड करके रखा हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बेस के दौरान। मैं सिर्फ आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब इंडिया एक कंसोलिडेटेड एंटिटी बन जाता है, जब इस लेवल की पावर यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तब किस लेवल के अटैक को वार्ड ऑफ करने में हम कामयाब हो गए थे। जो देखो, अब हर ग्रुप में उनके सुप्रीमेसिस्ट हैं। अब जो मुस्लिम्स हैं वो उनके वो जो उनमें जो अपोलोजिस्ट हैं, जो क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी फॉरेन इन्वेडर्स ही थे बेसिकली, जो कि बाद में इंडिया में सेटल हो गए, तो इनकी तरफ के जो इनके लिए जो अपोलोजिस्ट हैं या फिर जो लोग मतलब इनके लिए तारीफ़ करते हैं, वो एक पॉइंट ये बताते हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत थी, इन्होंने इंडिया को बचाया मंगोल्स के आक्रमण से या उनके टेरर से, या जैसे भी आप कह लो। पर उनकी फोर्सेस कौन थी? फोर्सेस तो लोकल ही होंगी ना, क्योंकि वो अपने साथ सेंट्रल एशिया से क्या मिलियंस एंड मिलियंस के होर्ड थोड़ी ले आए थे, क्योंकि उतने लोग तो सेंट्रल एशिया में उस लेवल के रिसोर्सेज ही नहीं है कि इतने लोगों को सर्वाइव सस्टेन किया जा सके, और जस्ट बाय वन क्लैन। तो जो फोर्स थी, जो मेजॉरिटी ऑफ आर्मी रही होगी, वो यहीं की लोकल रही होगी, इसके बारे में कोई शक ही नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अंग्रेज़ों की भी अगर आप देखते हो, आर्मी यहीं के बंदे थे, इनको ही लेके वो सेकंड इंडिया में भी हर जगह सब कुछ करते थे, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी गए, अफ़गानिस्तान पे भी उन्होंने हमले किए, हर जगह जो उन्होंने करना था, बड़ी पोजीशंस पे सिर्फ उनके अपने लोग होते थे। तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत जिसे कहते हैं, लाइक स्लेव जो सुल्तान थे, उनकी स्टोरी। दूसरी बार ये दोनों ही वर्ल्ड पावर हैं बाय द वे। सेल्यूकस की जो आर्मी थी, जिसका इंडिया के साथ था मसला, या अलेक्जेंडर की आर्मी, उसके बाद ये मंगोल्स की आर्मी जिन्होंने इंडिया पे हमले किए, ये दोनों ही अपने अपने टाइम की वर्ल्ड पावर हैं। मंगोल्स का तो खैर बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब इंडिया थोड़ा भी कंसोलिडेट था, कुछ हद तक भी, पूरा कंसोलिडेट होने की नहीं भी बात, तभी भी जितना हमने देखा कि कोई वर्ल्ड पावर भी अगर आके हमला कर दे तो उसके भी बस की बात नहीं थी कि वो जीत जाए यहाँ पे आके। इसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं तो मुगल्स हैं। मुगल्स ने प्रॉपर कंसोलिडेट कर दिया था। उन्होंने ऑलमोस्ट चंद्रगुप्त के लेवल पे जाके ही, या उससे थोड़ा आसपास रहा होगा, कम ज़्यादा 20-25 ऊपर नीचे, 20-21 ऊपर नीचे, उतना कंसोलिडेट उन्होंने भी कर दिया था अपने पीक पे, जो उनका पीक था उस टाइम पे। तो मुगल्स के टाइम पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि इंडिया पे आके कोई डायरेक्ट हमला कर देता। अंग्रेज़ों को अगर आप देखोगे तो अंग्रेज़ आ गए थे इंडिया में मुगल्स के पीक में ही। उन्होंने ट्रेडिंग इंडिया में शुरू की है जहांगीर के टाइम पे, जो कि बेसिकली अकबर का बेटा है, राइट। तो अपने ज़ैनित पे है मुगल एम्पायर उस टाइम, नहीं उन्होंने कोई हमला किया। आसपास की जगह पे वो धीरे धीरे छोटे छोटे आइलैंड वगैरह पे कब्जे कर रहे थे। अफ्रीका के कोस्ट के ऑफ अफ्रीका के कोस्ट के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे सब जगह वो कब्जे कर रहे थे, बट इंडिया पे उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया। और ट्रेडिंग भी परमिशंस उन्होंने बड़े टैक्टफुली जुगाड़ करके, तरले मिनते करके ली थी। तो जब वो एम्पायर, औरंगज़ेब की बात आपने सुना ही होगा, औरंगज़ेब के बाद इनफैक्ट उनके यहाँ आने के बाद तक मुग़ल एम्पायर बढ़ता रहा है काफ़ी टाइम तक। उनके यहाँ आने के बाद जहांगीर की पूरा रेन ख़त्म हुआ है, शाहजहाँ का रेन ख़त्म हुआ है, औरंगज़ेब का रेन ख़त्म हुआ है। अगेन औरंगज़ेब और जहांगीर और शाहजहाँ या जो भी ये हैं, इनके इस वक्त हम दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे कि ये रिलीजियसली टॉलरेंट नहीं थे या कुछ और। हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि जब इंडिया कंसोलिडेट होता है इन व्हाट्सोएवर फॉर्म, तो क्या किसी फॉरेन एंटिटी ने एक फुली कंसोलिडेटेड इंडिया को बीट किया है कि नहीं? हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो उसका हम कोई एग्जांपल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी एग्जांपल जो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मुग़ल ने इंडिया में हमला किया,
पहला ही देख लेते हैं ना, मोहम्मद गौरी का एग्जांपल ले लेते हैं। कौन था, किससे लड़ रहा था वो? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान ने उसे बल्कि हरा भी दिया था पहली बार तो, एट सम पॉइंट उसने उसे बीट कर दिया। बट वो पृथ्वीराज चौहान कौन था? राजस्थान के एक छोटे से एरिए में थी उनकी जो जो राजशाही जो भी रही होगी, उनकी जो रजवाड़ा जो होगा। पूरे इंडिया के किंग नहीं थे ना वो, फिर भी उन्होंने उसे बीट भी कर दिया एक बार। तो ये, या इस तरीके का कोई भी एग्जांपल ले लो जो बाहर से आके किसी इन्वेडर ने, गजनी हो गया या अब्दाली हो गया या नादिर शाह हो गया, जिनको भी इन लोगों ने बीट किया है, वो लोग पूरे इंडिया पे उनका कब्ज़ा नहीं था। मराठा को बीट कर दिया, मराठा का पूरे इंडिया पे कोई कब्ज़ा नहीं था, ठीक है। तो कहने की बात है, इसके बाद मुगल्स आए, मुगल्स की हिम्मत नहीं पड़ी। अंग्रेज़ों ने जब तक रेंज अपने हाथ में लिए, तब तक तो इंडिया में भाई बंगाल में सिराजुद्दौला चल रहा है, साउथ में मैसूर की रियासत चल रही है, उधर अवध में कुछ और चल रहा है, ये हैदराबाद के अलग कोई और ही निज़ाम का शासन चल रहा है। अहमदनगर जो ये था, ये एरिया, वो कोई और ही, मलिक अंबर वगैरह पता नहीं कौन को, वो तो खैर मलिक अंबर तो पुराना बंदा है, बट उसके बाद के कुछ बीजापुर अहमदनगर के वो चल रहे हैं, नवाबियाँ, जो भी नवाबशाही जो भी आप उसको कहते हो। तो कंसोलिडेट तो अपने आप में नहीं है मुगल एम्पायर। ये सब लोग आई थिंक ट्रिब्यूट भी नहीं देते होंगे उनको, वैसे नाम के लिए, हाँ जी हैं, वो सीट पे बैठे हुए हैं जो मुगल बादशाह है। तो अंग्रेज़ों ने तो तब आगे कंट्रोल लिया ना जब कोई था ही नहीं, घर के अंदर कोई है ही नहीं, आके घर पे कब्जा कर लिया, ऐसे वाली बात। तो यहाँ तक हो गए मुगल। उसके बाद आ जाता है मॉडर्न इंडिया। मैं अगर सच मायने में एक कोई एग्जांपल ढूंढ पाया हूँ कि कंसोलिडेटेड है कंट्री और फिर भी एक लड़ाई है जो एज ए कंट्री हम हार जाते हैं या हम नहीं कर पाते जीत, वो है 1962 की चाइना वॉर। उसमें आप कह सकते हो कि हाँ भाई पूरी कंट्री थी, हम लड़ सकते थे, बट चाइना ने हमें बीट कर दिया। बट अगेन वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की स्कर्मिशेस है, उसके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत कॉन्टेक्स्ट दिया जा सकता है कि लाइक हम जीत सकते थे बट हमने एयरफोर्स यूज़ नहीं की, लीडर उतने बढ़िया नहीं थे शायद जो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को लाइक सस्टेन कर सकते या लीड कर सकते। एक तरीके का दिमाग के अंदर कंप्लेसेंसी थी कि भाई चाइना नहीं करेगा इस तरीके की कोई हरकत, क्योंकि हमारे उनके साथ कोई वट एवर जो भी शांति प्रस्ताव चल रहा है जो भी है। ये बहुत सारी बातें कॉन्टेक्स्ट में कही जा सकती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम वो वॉर हार गए, राइट। वॉर कह लो, कॉन्फ्लिक्ट कह लो, ये भी कहा जा सकता है कि भाई वो क्या एक फुल स्केल वॉर थी भी कि नहीं, जो भी है, तो हम वो हार गए। वो मुझे सिर्फ एकमात्र एग्जांपल मिलता है पूरे हिस्ट्री में जब इंडिया एज ए कंसोलिडेटेड एंटिटी होते हुए भी किसी एनिमी से बीट डाउन हो गया था, और वो भी उस तरीके की हार में कोई कॉन्क्वेस्ट या कुछ नहीं हुआ था। कुछ एरिया लूज़ किया हमने, बट वट एवर जो भी है वो, तो वह एक एग्जांपल आप कह सकते हो। तो अगर इस पूरे एनालिसिस में या इस पूरी थ्योरी में आपको कुछ भी ऐसी चीज़ लगती है कि जो आप कह सकते हो कि यार तो आपने ये वाली वॉर मिस कर दी, या आपने ये वाला इन्वेजन मिस कर दिया, या आपने ये वाला टाइम पीरियड मिस कर दिया, या ये एग्जांपल मिस कर दिया, तो आप मुझे बताओ और काउंटर, क्योंकि मैंने सीरियसली ये थ्योरी बनाई और फिर इसको डिस्प्रूव करने के अपने एंड से सोचा कि कहाँ मुझे इसमें होल्स मिल रहे हैं। तो जो मुझे होल बेसिकली मिला वो चाइना का ये एग्जांपल है सबसे बड़ा, उसके अलावा मुझे और कोई होल नहीं मिला। अगेन उस चाइना वाले के अगेन एक कॉन्टेक्स्ट में यही बात कही जा सकती है कि भाई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, कोई बहुत टाइम नहीं हुआ था कंट्री को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोवरिश्ड। बट खैर वो बात चाइना के मामले में भी सच बैठती है, वो भी कोई इम्पोवरिश्ड ही कंट्री थी, कोई वो भी लाइक कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं थी। तो एनीवे, अगर आपको इस थ्योरी में कुछ भी गलत लगता है या कुछ भी इसके काउंटर एग्जांपल दे सकते हो जिससे कि ये डिस्प्रूव हो जाए, तो वो मुझे आप प्लीज़ बताओ। कोई इसमें, मैं ये इस भावना से नहीं बोल रहा पॉम्पस या अल्टरनेशनलिज्म की भावना से मैं ये बात नहीं कर रहा,
एक सही एनालिसिस या एक सही पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने के या फिगर आउट करने के लिहाज से मैंने ये सोच डेवलप की है या ये एक थ्योरी डेवलप की है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे लोगों को आता होगा इंडिया में, जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है किसी भी तौर पे इंडिया की हिस्ट्री में। आई एम प्रीटी श्योर कि हर बंदे के दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा। एक मैं इस क्वेश्चन का आंसर सुन रहा था रिसेंटली किसी जगह पे, मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है, और पर मुझे इतना पता है कि बहुत सारे और लोग भी ये जस्टिफिकेशन देते हैं इंडिया की कंटिन्यूसली वॉर्स लूज़ करने का कि इंडिया एक स्पिरिचुअल लैंड है, यहाँ के लोग इनवर्ड लुकिंग हैं, इसलिए जो दुनिया में बाहर हो रहा है उससे उन्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, इसलिए वॉर वगैरह होती भी है तो कोई इतना ज़्यादा विरोध नहीं करते, जीत जाता है आने वाला, ठीक है कोई बात नहीं। बट आई डोंट थिंक ये सही है। आई थिंक सबसे बड़ी वजह ये है इंडिया में कॉन्क्वेस्ट्स की या फिर इन्वेजन्स की कि ऑफकोर्स यहाँ पे रिसोर्सेज थे, बट कंसोलिडेशन नहीं रही है बहुत लंबे लंबे टाइम तक, जब भी हमला हुआ और हमलावर सफल हुए। और चाणक्य ने एग्जैक्टली यही बात फोरसी की थी कि भाई हमें कंसोलिडेट करना है एज ए कंट्री, अदरवाइज फॉरेन इन्वेजन होगी और वो जीत जाएंगे। और ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि इस पूरे हमारी जो हिस्ट्री है उसके बिगिनिंग में ये चीज़ एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसान ने हमें वार्निंग दे दी थी, उसका सोल्यूशन बता दिया था और उसे करके भी दिखा दिया था, और फिर भी हम ने उसे यूज़ नहीं कर पाए, सही इस्तेमाल नहीं कर पाया उस चीज़ का। तो ये है, आपके पास कोई भी काउंटर हो तो मुझे प्लीज़ बताओ।